हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग जीएसटी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। और होप सो कि आप लोग ने जितने भी पिछले हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसका खुद के एंड से एक रिवीजन करके उसके खुद से क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, जितना मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो, और जो मैंने होमवर्क दिए थे वो। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे इस बच्चों वैल्यू ऑफ सप्लाई, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है और ये बहुत ईजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो फटाफट से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन सारे की सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैंने आप लोगों को बताया था ना सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्या बताया था सर? सबसेक्शन 1 में ये बताया था कि जीएसटी किस पे लगता है? ऑब्वियसली वैल्यू पे। और वैल्यू पे क्या लगाओगे आप? रेट। तो रेट तो बता देगी गवर्नमेंट, बट वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी ना, है ना। वैल्यू क्या रहेगी, कौन मतलब उस गुड्स या फिर सर्विस की कौन सी वैल्यू पर जो है वो अपन रेट लगाकर जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। तो वो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 में बताया गया है कि किस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। ठीक है, चलो सेक्शन 15 में अपन कैसे निकालेंगे? सेक्शन 15(1) प्लस 15(2) और माइनस 15(3) होना चाहिए। ठीक है, 15(1) में जो वैल्यू दी गई होती है वो होती है हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कुछ चीजें इंक्लूड की जाती है जो दी हुई है 15(2) में, और कुछ चीजें क्या की जाती है सर? एक्सक्लूड की जाती है, माइनस की जाती है। तो अल्टीमेटली क्या आता है अपने पास? वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिस पर हम रेट जो है वो मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं? जीएसटी निकालते हैं। ठीक है, 15(1) में क्या लिखा है सर? मैं रिविजन ही करवा रही हूँ, मतलब ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ किसी दो पर्सन्स के बीच में होता है और वो दो पर्सन्स रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और उस ट्रांजैक्शन में जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए? सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो दोनों पर्सन्स के बीच जो हो रहा है वो दोनों पर्सन्स अनरिलेटेड होने चाहिए। बिकॉज अगर रिलेटेड होंगे तो ऐसा होता है ना कि अरे अपना घर का इसको कम ले ले प्राइस, तो वो एक्चुअल प्राइस अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना पर्सन्स रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस क्या होना चाहिए? सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है अपना 15(1) में? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, आ जाओ 15(2) में। 15(2) में है सर कुछ इंक्लूजन्स, क्या क्या चीजें अपन इंक्लूड करेंगे। तो 15(2)(a) कोशिश करना अगर आप लोग रिवाइज करते करते ये सब सेक्शंस जो है वो याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना। ठीक है, सेक्शन 15(2)(a) में क्या लिखा है? क्या ऐड होगा? कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस जो कि लेवी किए गए, लगाए गए हैं किसी भी लॉ में एक्सेप्ट जीएसटी लॉ। आप एक बात बताओ, मान लो 10,000 वैल्यू है जिसपे आपको जीएसटी लगाना है। अब मान लो कि आपने 2,000 का जीएसटी आया, क्या आप इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे? क्या इसमें आप रेट मल्टीप्लाई करके जीएसटी निकालने वाले हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जीएसटी निकालना है उस अमाउंट पे जिसमें ऑलरेडी जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड ना हो। ठीक है, सो ध्यान रखना। ठीक है, क्या इंक्लूड होगा? और कोई भी टैक्सेस होंगे, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, बाकी कोई भी टैक्सेस हो गए, सेस हो गया, ड्यूटी हो गया, वो सब आप ऐड करोगे एक्सेप्ट जीएसटी वाले। ठीक है, ओके। और ध्यान रखना जो टीसीएस है वो आपका इंक्लूड नहीं होता टैक्सेबल वैल्यू में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? एक तो जीएसटी जो खुद टैक्स, मतलब सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, वो ऐड नहीं होता। साथ में टीसीएस ऐड नहीं होता। तो इस दोनों टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्स, ड्यूटी, सेस वगैरह ऐड हो जाते हैं। पहला 15(2)(a। 15(2)(b) क्या लिखा है? 15(2)(b) में ये लिखा हुआ है सर, जो भी पेमेंट थर्ड पार्टी को किया गया है, ठीक है, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई, बट वो इनकर किसने किया है? रेसिपिएंट ने। मैं एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ चीजें सप्लाई की। ठीक है, अभी मान लो इसको सप्लाई किया एलसीडी, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो सामान है वो सप्लाई किए। ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सब। अभी इसका ट्रांसपोर्ट करवाया और ये पहुंच गया किसके पास? मिस्टर बी के पास। एक्चुअल में मिस्टर ए को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना था, विच शुड बी इनकर्ड बाय मिस्टर ए,
लेकिन मिस्टर ए ट्रांसपोर्टर को वो पैसा नहीं दे पाया, तो ट्रांसपोर्टर ने किससे मांग लिया? मिस्टर बी से, जो कि रेसिपिएंट है। ठीक है, तो मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। समझ आई बात? तो मिस्टर ए क्या करेगा? अब इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेगा। आप मेरी बात समझो कि मान लो 20,000 का मान लो माल था, ठीक है, उसमें 5,000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा था, 25,000 हो गया। अभी क्या हुआ ना कि 20,000 माल जो था, वो 20,000 का जो माल था वो मिस्टर बी को बेच दिया गया, और ये जो 5,000 है ये सप्लायर ट्रांसपोर्टर को दे देता। अगर ट्रांसपोर्टर को दे देता तो अल्टीमेटली वो फ्री में, मतलब अपनी जेब से थोड़ी देता, वो अल्टीमेटली तो रेसिपिएंट से ही वसूल करता ना। आ रही है बात समझ में? तो अगर ये 5,000 अल्टीमेटली रेसिपिएंट से ही वसूल करने के लिए है, और अगर सप्लायर नहीं पे कर पाया और रेसिपिएंट ने डायरेक्टली पे कर दिया, रेसिपिएंट ने क्या पे कर दिया सर? डायरेक्टली 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टर को पे कर दिए, तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होना चाहिए? आप ही बताओ। बिल्कुल होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो सारी चीजें ऐड होती है जो रेसिपिएंट पे करता है, और अगर मान लो सप्लायर लायबल है वो पे करने के लिए, और वो चीज पे कर दी रेसिपिएंट ने, तो भी वो क्या होगा सर? ऐड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसको पे करना था? रेसिपिएंट को। देखो क्या लिखा है, पेमेंट्स मेड टू थर्ड पार्टीज, कोई भी अमाउंट जो सप्लायर लायबल है पे करने के लिए, बट वो एक्चुअल में इनकर्ड किसने किया है? किसने इनकर किया है? रेसिपिएंट ने। तो वो क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई? ठीक है, तो कभी मत भूलना, अगर कुछ चीजें जो रेसिपिएंट पे करनी होती है, मतलब जो सप्लायर को पे करना था बट रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ में पे कर दिया, तो वो क्या होगा? आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। फिर आता है 15(2)C। 15(2)C क्या बोलता है? ये है कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो ऊपर के खर्चे, कमीशन हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, ये सारे जो खर्चे जो सप्लायर ने इनकर्ड किए हैं रेसिपिएंट के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी आपको तो ऐड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन, अगर सप्लाई एक्स फैक्ट्री बेसिस में हुआ है, अगर सप्लाई एक्स फैक्ट्री बेसिस पे हुआ है, वो इंक्लूड नहीं होगा। अब कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि एक्स फैक्ट्री बेसिस क्या होता है। देखो एक्स फैक्ट्री क्या होता है ना, जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री में से जो गुड्स बनाकर दे दिए, ठीक है, और यहां से क्या हुआ, गुड्स जो है वो मान लो जो सप्लायर जिसने बाय किया था, ये खरीदा था गुड्स यहां से, वो आया और यहां से लेकर खुद के खर्चे पर खुद से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, खुद से उसका इंश्योरेंस कराया, सब चीज खुद से किया और गुड्स लेकर चला गया। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि ये फैक्ट्री वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री गेट पर खत्म हो जाती है। इसके बाद का खर्चा, इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो सप्लायर है। ये मैन्युफैक्चरर माना है मैंने इसको, और ये सप्लायर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है सर? सप्लायर खुद से फ्रेट पे कर रहा है, फ्रेट मतलब भाड़ा पे कर रहा है, इंश्योरेंस खुद से करवा रहा है, तो क्या वो ऐड होगा? क्या नहीं होगा ना ऐड। वो फैक्ट्री वाले ने चार्ज किया है क्या? नहीं, उसकी जिम्मेदारी इधर खत्म हो जाती है। इसके बाद सब आप अपने से खर्चा कर रहे हो, अपने से मैनेज कर रहे हो, अपने से अरेंज कर रहे हो, वो ऐड नहीं करोगे। तो अगर क्वेश्चन पे ऐसा मेंशन होगा कि ये जो सप्लाई है वो एक्स फैक्ट्री बेसिस पर है, और एक्स फैक्ट्री बेसिस मतलब ये होता है कि फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा सप्लायर अरेंज ना करता है ना बेयर करता है, सब कौन करता है? रेसिपिएंट। समझ में आई बात? देखो क्या लिखा है, बायर, जो बायर होता है, अब यहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ बाय किया था, तो बायर अगर फ्रेट और इंश्योरेंस पे करता है तो वो दोनों खर्चे आप ऐड मत कर देना। समझ में आई बात? ठीक है। ये जो 15(2)B बताया ना मैंने कि जहां पर सप्लायर लायबल है बट वो रेसिपिएंट पे कर देता है, तो वो ऐड करना है, उसी का एक क्लैरिफिकेशन है। देखो क्या क्लैरिफिकेशन है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई विच इज मेड बाय अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग मोल्ड्स एंड डाइज विच इज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अभी यहां पर आपको बताना है इसका वैल्यूएशन। सप्लाई चैप्टर में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। क्या था यहां पर कि अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कुछ मोल्ड्स डाइज कुछ ऐसी चीजें भेजी है, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहला देखो, अगर
वैल्यू ऑफ सच सप्लाई मेड बाय हिम शेल नॉट बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज इट वॉज नॉट टू बी इनकर्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपनी इच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से कुछ मोल्ड्स डाइज जो काम आने वाला है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, वो पूरा कंपोनेंट कार बनाने के लिए मान लो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर खुद जो है वो उसको दे रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो क्या उनके बीच में से कुछ अग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इनकर्ड करने ही नहीं वाला, ये वाली बात हो गई, सप्लायर खुद से इनकर्ड करने ही नहीं वाला, वो रिसिपेंट खुद से जो है वो अरेंज करके दे रहा है, खुद से वो पैसे दे रहा है, ठीक है, वो खुद जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है वो खुद से दे रहा है, सप्लायर इनकर करने ही नहीं वाला। तो जो चीज सप्लायर वैसे भी इनकर नहीं करने वाला, तो अननेसेसरी इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाने की नीड है क्या? नहीं नीड है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच फॉर यूजिंग मोल्ड्स एंड डाइज, जो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बिलोंग करते हैं, लेकिन तो उसको सप्लाई किसने किया? OEM ने किसको? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। तो उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा उसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन, जो अमोर्टाइजेशन लगता है ना, वो लेस करने के बाद आपको जो वैल्यू बचेगी उसको वैल्यू में ऐड करना है। समझ आई बात? जो भी मोल्ड्स और डाइस की वैल्यू होगी आफ्टर अमोर्टाइजेशन, जो भी नेट वैल्यू होगी, इसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करना है सर? ऐड करना है। तो बस कंक्लूजन क्या समझोगे आप? अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वैसे भी कुछ इनकर्ड नहीं करने वाला था, ठीक है, इनकर्ड करने ही नहीं वाला था, तो वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर उनका अग्रीमेंट हुआ है और OEM उनको सेल करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जाकर क्या होगी सर? ऐड होगी। समझ आई बात? ठीक है, 15(2)C अपना हो चुका था। 15(2)D में आओ, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या होता है, अगर जैसे मान लो आप कस्टमर हो और आपने क्या किया, सप्लायर को पेमेंट डिले कर दिया, तो सप्लायर आपके ऊपर क्या लगाएगा? या तो इंटरेस्ट लगा सकता है या तो लेट फीस लगा सकता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट, लेट फीस को क्या वो सप्लायर ऐड करेगा क्या? यस, वो ऐड करेगा। लेकिन अगर वो माफ कर दिया गया है, सप्लायर ने माफ कर दिया, जाओ मत दो, तो आप ऐड मत कर देना वैल्यू ऑफ सप्लाई में। समझ आ गई बात? तो वो ऐड होता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। क्या काम आता है कि क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा ना इंटरेस्ट का अमाउंट, और अगर और कुछ मेंशन नहीं होगा कि जीएसटी अमाउंट है कि नहीं है, तो हमेशा ये अज्यूम करना कि जीएसटी अमाउंट इस इंटरेस्ट में इंक्लूडेड है। और मैंने जो बताया था 15(2)A में कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम उस वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो और इंटरेस्ट में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो क्या आपका फर्ज बनता है ना इसको एक्सक्लूड करने का? तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे एक्सक्लूड करोगे? इंटरेस्ट लिखोगे डिवाइडेड बाय 118, और क्योंकि इंटरेस्ट जीएसटी का अमाउंट उसमें इंक्लूडेड था, इनटू आपको क्या कर देना रहेगा, उसमें 18% कर देना रहेगा, ताकि आपके पास क्या आ जाए, जीएसटी का अमाउंट आ जाए जिसको आप एक्सक्लूड कर सको। समझ आई बात? ग्रेट। इसको आप डिवाइडेड बाय मतलब इनटू 100 डिवाइडेड बाय 118 भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपका एक्सक्लूडेड फिगर आ जाएगा। ठीक, चलो 15(2)E क्या होता है? सब्सिडीज जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस से, बट इट शुड बी अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको कुछ सब्सिडी मिलती है, किससे? गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनसे आपको सब्सिडी मिल रही है, और आप उस सब्सिडी को अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दोगे, तो मतलब क्या सेंस बनेगा? उन्होंने हेल्प करने के लिए सब्सिडी दी और उन्हीं सब्सिडी में आप जीएसटी पे करोगे उनको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके। तो ये बात ध्यान रखना कि अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय सीजी और एसजी, बाकी कोई भी सब्सिडी दे और वो प्राइस से लिंक्ड होनी चाहिए। कि अगर मान लो स्कूल में सब्सिडी दी जा रही है किसी ने, अदर देन सीजी और एसडी, किसी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, स्कूल में सब्सिडी दिया कि नोटबुक अगर 100 रुपीज की है तो हमारे साइड से 30 रुपीज रहेगा, तो ये प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है। ऐसा नहीं कि आज का खाना हमारी तरफ से, वो वाली सब्सिडी नहीं होती, प्राइस लिंक्ड वाली। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ 15(3) में, यहां पे है कुछ एक्सक्लूजन्स ऑफ जीएसटी डिस्काउंट्स फ्रॉम वैल्यू। मैंने 15(2) बता दिया, 15(1) बता दिया, डिस्काउंट्स आपको वैल्यू से माइनस करने हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखो एक्सक्लूजन्स ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम
वैल्यू। सॉरी वो थोड़ा फटाकों की आवाज आ रही होगी क्योंकि अभी दिवाली, छोटी दिवाली वाला टाइम है, तो इसलिए आई कांट स्टॉप दोस, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। एक्सक्लूजन्स ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, जो बिफोर होते हैं और आफ्टर होते हैं, ठीक है। एक तो एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई, और एक होता है आफ्टर द सप्लाई। सो डिस्काउंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई अगर है, प्लस आपके इनवॉइस में वो शो किया गया है, ठीक है, शोन इन द इनवॉइस वैल्यू, तो आप उसको क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दोगे, ठीक है। सो डिस्काउंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, प्लस ध्यान रखना, प्लस आपके इनवॉइस में वो शो किया गया है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उस डिस्काउंट को क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। समझ आई बात। अब बात करते हैं सर आफ्टर सप्लाई। पोस्ट सप्लाई में क्या कंडीशन है, कब डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस ध्यान रखना। अग्रीमेंट में होना चाहिए कि मुझे, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का अग्रीमेंट होना चाहिए कि तुझे सप्लाई के बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स मिलेगा, ऐसा अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। साथ में प्लस इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, एंड साथ में रेसिपिएंट जो है वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर देगा। लॉजिक बताती हूँ फटाफट से मैं। मान लो कि रेसिपिएंट ने पहले क्या लिया था, 1000 का सामान लिया था जिसमें उसने 10%, एग्जाम्पल के लिए 10% उसमें जीएसटी लगा था, कितना हो गया, 100 रुपए। तो उसने कितना पे किया होगा, 1100, ठीक है। तो ये जो 100 है वो रेसिपिएंट क्या करेगा, इसका आईटीसी ले लेगा। अगर वो रजिस्टर्ड होगा, बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा, तो इसका आईटीसी ले लेगा 100 का, ठीक है। अभी पोस्ट सप्लाई में सप्लायर ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 50 रुपीज का, तो 100 में से उसने डिस्काउंट दिया 50 रुपीज का, तो कितना हो गया, 950, राइट। 950 में 10% जीएसटी अगर लगाओगे तो कितना होता है वो, 95, है ना। अब आप लोग लॉजिक लगाना, जब रेसिपिएंट ने 100 रुपए पे किया था तो उसको आईटीसी 100 रुपए का उसने ले लिया, बट अगर डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है तो उसको क्या रिवर्स नहीं करना पड़ेगा क्या, 50 रुपए, 50 रुपए के रिगार्डिंग जो आईटीसी है वो रिवर्स नहीं करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। 50 रुपए का तो डिस्काउंट मिल गया ना, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो डबल डबल फायदा उठा लेगा। पूरा 100 रुपए का आईटीसी भी ले लिया और 50 रुपए का डिस्काउंट भी ले लिया, तो ये तो गलत किया। इसलिए क्या करना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, ये डिस्काउंट जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट कर पाएगा। आई बात समझ में, पक्का, ठीक है। तो अब आ जाओ आप लोग, इस प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है वो रिवर्स कर देगा रेसिपिएंट। तो ये तीनों ध्यान रखना, कंडीशंस फुलफिल होगी तब जाके पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब एक क्लैरिफिकेशन, नो क्लेम परमिसेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a)। एक होता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है सर, मैं बताती हूं, देखो। नो क्लेम बोनस मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपने मान लो कार इंश्योरेंस लिया। अब वो जो आपने कार इंश्योरेंस लिया है, आपने 1 साल कार चलाई, 2 साल कार चलाई, बहुत अच्छे से चलाई, आपने कुछ भी उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया है, ऑब्वियसली अच्छे से चलाई, कुछ ठोका है वो का नहीं, कुछ नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्या देंगे, तो आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया है, इसका आपको बोनस मिलेगा। सो नो क्लेम बोनस नाम है इसका, ठीक है। तो क्या वो नो क्लेम बोनस को अपने को एज अ डिस्काउंट ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्लैरिफिकेशन था। तो क्या क्लैरिफिकेशन आएगा, देखो इसका, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सबसे पहले तो डिस्क्लोजर बताती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस की, ये कंडीशंस अगर होगी तब जाके आपको क्या मिलेगा, नो क्लेम बोनस का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्क्लोजर बनाएगी वो किसको देगी, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को, ठीक है। जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं इंश्योर्ड हो गई और सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारे की सारे डिस्क्लोजर्स रहेंगे, एंड ऑल्सो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे इनवॉइसेस में भी, ठीक है, डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे इनवॉइस में भी। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि डॉक्यूमेंटेड है, सब अग्रीमेंट में है कि इनको अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो नो क्लेम बोनस का जो है बेनिफिट वो मिल सकता है, और इनवॉइस में भी लिंक्ड है, तो क्या ये 15(3)(a) की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इनवॉइस में शो होना चाहिए, अग्रीमेंट में होना चाहिए, सारी चीजें, तो ये जो है वो कंप्लाई कर रहा है कंडीशन के साथ,
तो इसीलिए जो डिडक्शन है ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस जो कि इनवॉइस में प्रोवाइड किया जाता है, तो जीएसटी किस पे आप लगाओगे? अगर डिस्काउंट ट्रीट करोगे तो जीएसटी किस पे लगेगा? जो वैल्यू है उसमें से आपको डिस्काउंट हटाना पड़ेगा और ये वैल्यू नेट वैल्यू पे क्या लगेगा? आपका जीएसटी लगेगा, राइट? तो कैसे करोगे? जो आपका एक्चुअल प्रीमियम होगा इंश्योरेंस का उसमें से नो क्लेम बोनस हटा देना एंड ये जो वैल्यू बचेगी सर इस पे क्या लगेगा? आपका जीएसटी लगेगा। आई बात समझ में कि नो क्लेम बोनस को डिस्काउंट क्यों ट्रीट करते? क्योंकि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट करने की, ठीक है। लास्ट 15.5 सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो क्या होता है, जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अपन एज पर सेक्शन 15 निकालते हैं, ठीक है। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जो अपन ने ऊपर सारी पढ़ी तो असेसेबल वैल्यू ही क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15(1). मान लो सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशंस, मान लो जो दो पर्सन्स है जिनको अनरिलेटेड होना चाहिए अगर वो रिलेटेड हुए, या तो फिर जहां पे प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए वहां पे कुछ चीजें काइंड में भी कंसिडरेशन में दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या रूल सेटिस्फाई मतलब जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई? क्या नहीं हुई, तो सेक्शन 15 नहीं लग पाएगा। सेक्शन 15 के बाद कुछ रूल्स है जो अब सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे वो लगेगा, तो अभी पढ़ने की नीड नहीं है। अभी लास्ट क्लैरिफिकेशन कुछ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट से रिलेटेड। स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होते हैं? जितना ज्यादा बाय करोगे उतना ज्यादा आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीज होता जाता है जितना ज्यादा आप परचेस करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स और वॉल्यूम डिस्काउंट्स की। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि माल खाली करना है तो डिस्काउंट देते हैं ज्यादा, वैसा। तो दीज डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू देयर स्टॉकिस्ट, ठीक है, जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट्स भी कहा जाता है। एंड इसको अपन एक्सक्लूड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से अगर 15(3) की कंडीशन से फुलफिल करता है, तो ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल करता है तो अपन इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सर लास्ट सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट जो है ना वो टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई हो रही होती है या फिर सप्लाई होने के बाद हमको पता चलता है, अपने को उस टाइम नहीं पता होता ऐसा सेकेंडरी डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्लूड करने नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये सारे डिस्काउंट्स के केस में अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करना है जिसमें जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो आप क्या इश्यू कर सकते हो? फाइनेंशियल या फिर कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो, भले ही जो कंडीशंस है 15(3)(b) की वो सेटिस्फाई ना हो, बट स्टिल आप क्रेडिट नोट इश्यू करके क्या कर सकते हो? एडजस्टमेंट्स कर सकते हो जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, डन। ये खत्म होता है अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई भी, एंड इसके क्वेश्चंस अब फटाफट से कर लेते हैं।